हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाईएस स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम यूपी की स्पेशल जीके करने वाले हैं। स्पेशल जीके में हम यूपी की करंट अफेयर्स और यूपी की स्टैटिक जीके सब कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये वीडियो को तुम पूरा लास्ट तक देखना। इसमें हम 150 क्वेश्चन करेंगे और 150 क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे। इसमें अगर वीडियो देख ली तो आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है? वाराणसी, लखनऊ, बाराबंकी या भोपाल? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। तो वाराणसी को मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है और ये सबसे पुराना प्राचीनतम शहर भी है वाराणसी। नेक्स्ट, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। ये बताना है आपको कहाँ पर करवाया। ऑप्शन माउंट आबू, नैनीताल, सरदना या कानपुर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सरदना। तो बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया, जो कहाँ पर करवाया इन्होंने? सरदना में। अब इस चर्च के बारे में जान लेते हैं। सरदना अपनी आश्चर्यजनक बेसिलिका के लिए प्रसिद्ध है, जिसे 1822 में बनाया गया था और यह वर्जिन मैरी और उनके चमत्कारी उपचारों के लिए समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल मगहर, भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर, सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ या 88,000 ऋषियों की तपस्थली संकिसा? तो आपको बताना है इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है सही। इसमें बाकी के 3 सही होंगे, एक गलत है, वो आपको पहचानना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 88,000 ऋषियों की तपस्थली संकिसा नहीं है। कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल क्या है? मगर के नाम से जाना जाता है। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर में है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार कहाँ पर है? देवा शरीफ में है। तो ये तीनों सही हैं। जो गलत है वो कौन सा है? वो है 88,000 ऋषियों की तपस्थली संकिसा नहीं है, ये है नेमी सारण्य। ये क्या है? नेमी सारण्य। और ये नेमी सारण्य क्या है? यहाँ पर 88,000 जो ऋषि थे, इनकी ये तपस्थली है, ये याद रखना है आपको। निम्न में से किस जनपद में कलिंजर किला स्थित है? झांसी, बांदा, चित्रकूट या जालौन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बांदा। तो जो कलिंजर किला है ये कहां पर स्थापित है? तो ये है बांदा में। अब कलिंजर किला के बारे में जान लेते हैं। इसे भारत के विशाल और अपराजित दुर्गों में गिना जाता रहा है। इस किले को 225 संवत यानी कि 138 ईस्वी में जन्मे चंदेल सम्राट चंद्रवर्मन प्रथम ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? वर्ष 1974 में, वर्ष 1978 में या वर्ष 1984 में या वर्ष 1990 में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विंध्याचल मिर्जापुर, हस्तिनापुर मेरठ, देवा शरीफ बाराबंकी या श्रृंगेरपुर फैजाबाद? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रृंगवेरपुर। तो श्रृंगवेरपुर फैजाबाद में नहीं है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो हमें यहाँ से क्लियर हो रहा है कि विंध्याचल कहाँ पर है? मिर्जापुर में, हस्तिनापुर मेरठ में और देवा शरीफ बाराबंकी में। ठीक, ये चीज़ें हमें क्लियर हो रही हैं। अब जो श्रृंगेरपुर है वो फैजाबाद में ना होकर कहाँ पर है, ये देखेंगे हम। तो ये प्रयागराज में है। श्रृंगेरपुर एक पर्यटन स्थल है जो लखनऊ रोड पर प्रयागराज से 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। स्थानीय लोक कथाओं के आधार पर यह वही जगह है जहां भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास पर जाते हुए रास्ते में गंगा नदी को पार कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद स्थित एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है। तो यह पार्क का जो पुनः नामकरण किया है किसके नाम पर किया गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है भगत सिंह के नाम पर,
सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर, या मोतीलाल नेहरू के नाम पर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर क्या हुआ था कि यहाँ पर जो ब्रिटिश आर्मी थी, ब्रिटिश आर्मी ने चंद्रशेखर आज़ाद को घेर लिया था अल्फ्रेड पार्क में, और यहीं पर अंग्रेज़ों से बचने के लिए कि मैं अंग्रेज़ों के हाथ ना हो, इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने ही आप को गोली मार ली थी। तो ये किस पार्क में मारी थी? अल्फ्रेड पार्क में। और अब इसी अल्फ्रेड पार्क का नाम चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विख्यात भारत माता का मंदिर कहाँ स्थित है? लखनऊ में, इलाहाबाद में, वाराणसी में, या मेरठ में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में। तो वाराणसी में भारत माता का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, यमुना, नर्मदा, या कृष्णा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यमुना। तो कालपी नगर यमुना नदी के तट पर स्थित है, और ये किसकी जन्मभूमि मानी जाती है? तो महर्षि वेद व्यास की जन्मभूमि मानी जाती है। जान लेते हैं इसके बारे में। कालपी वेद व्यास जी का जन्म स्थान है। बीरबल की एक काली हवेली और रंग महल यहीं पर स्थित है, जिसे रंग महल भी कहा जाता है। रेलवे कालपी उत्तर मध्य रेलवे के कानपुर झांसी रेलवे खंड का एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है। रोडवेज कालपी राष्ट्रीय राजमार्ग कानपुर झांसी खंड पर NH-27 पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी ने, खिज़्र खान ने, फिरोज तुगलक ने, या सिकंदर लोदी ने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में बसाया था, और ये आगरा मुगल साम्राज्य की चहेती जगह बनी रही। 1526 से लेकर 1658 तक ये मुगल साम्राज्य की राजधानी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किए, तो ये कहाँ पर किए ये बताना है। कन्नौज और प्रयाग में, थानेश्वर और वल्लभी में, या प्रयाग या थानेश्वर में, या वल्लभी प्रयाग में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज और प्रयाग में। हर्षवर्धन वर्धन राजवंश के शासक प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। इसके पिता ने आलोकन कूड़ों को पराजित किया था, और इसके छोटे भाई का नाम राज्यवर्धन था, जो थानेसर पर शासन करता था। हर्षवर्धन कौन से वंश का था? तो हर्षवर्धन वैश्य वंश का था, और हर्षवर्धन को और किस नाम से जानते थे? पुष्यभूति के नाम से भी जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये ऑप्शन पूरे हैं आपके, आगरा में, अलीगढ़ में, इटावा में, या बाराबंकी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आगरा में। तो आगरा में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन किया जाता है। इसकी नींव अकबर ने रखी थी। अकबर ने सुलह कुल का विचार पेश किया था, जिसका अर्थ सार्वभौमिक शांति है। इसका उद्देश्य अकबर के राज्य में भेदभाव को खत्म करने का था। अकबर द्वारा दीन ए इलाही के रूप में विकसित किए गए नए धर्म की उत्पत्ति सुलह कुल के रूप में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, या गोरखपुर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गोरखपुर। तो चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? गोरखपुर जिले में स्थित है। अब जो चौरी चौरा की जो घटना है उसको जान लेते हैं। भारत के इतिहास में अमर चौरी चौरा कांड फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत में संयुक्त राज्य के गोरखपुर जिले में चौरा चौरी में हुआ था। तो इसमें हुआ क्या था? जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों को एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया, तब यह घटना घटित हुई थी। जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों ने हमला किया और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिससे उनके सभी कर्मचारी मारे गए उस पुलिस थाने के। इस घटना के कारण 3 नागरिकों और 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई थी। तो इस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने, जो हिंसा के घोर विरोधी थे, इन्होंने इस घटना का प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में उन्होंने आंदोलन बंद करने की घोषणा कर दी। तो इसके बदले में क्या हुआ था? गांधी जी ने इस जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसको ख़त्म कर दिया था इस घटना के बाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? उज्जैन, मथुरा, सीतापुर या जबलपुर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सीतापुर। तो नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? सीतापुर में। इसको हमने जान लिया था। नैमिषारण्य है क्या? ये तपोभूमि थी, 88,000 ऋषियों ने यहाँ पर तपस्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पर है, या बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था महात्मा बुद्ध का? वैशाली में, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में या पाटलिपुत्र में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी में। तो बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में। अगर हम अब की बात करें कि अब यहाँ पर मतलब जैसे कि लुम्बिनी कहाँ पर है, तो लुम्बिनी आज के समय नेपाल में है। जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या अकबर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की गई थी जौनपुर नगर की स्थापना। मोहम्मद बिन तुगलक को ही जौना खां कहा जाता था। तो इनके जो भाई थे, चचेरे भाई, तो उन्होंने इनके नाम पर ही जौनपुर नगर की स्थापना की थी। जान लेते हैं इसको विस्तार में। सर्वप्रथम इस स्थान पर कन्नौज के शासक ने आक्रमण करके इसे अपने अधीन कर इसका नाम क्या रखा था? यवनपुर। तो जौनपुर का पहला नाम क्या था? यवनपुर। उसके बाद इस पर तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना 13वीं सदी में की थी, और उसने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, जिसका वास्तविक नाम जौना खां था, इसी कारण से इस शहर का नाम क्या पड़ा? जौनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में, बाराबंकी में, कासगंज में या इटावा में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो आमिर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कासगंज में इनका जन्म हुआ था। अब इनके बारे में जान लेते हैं। आमिर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध संगीतकार थे। दिल्ली सल्तनत के 7 विभिन्न शासकों के दरबार में इन्होंने काम किया था या वहाँ पर रहे थे। अमीर खुसरो भारत के एक सूफी गायक, कवि और विद्वान थे। कहा जाता है सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है? अयोध्या, वाराणसी, इलाहाबाद या कन्नौज? ये मैंने इससे पहले ही आपको क्वेश्चन बता चुका हूँ। तो बताइए उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। तो उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है? वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल या अकबर का मकबरा? अकबर का मकबरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, अकबर का मकबरा। तो अकबर का मकबरा विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? कपिलवस्तु, कुशीनगर, संकिसा या श्रावस्ती? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संकिसा। तो बौद्ध के परिपथ में कौन सा नहीं है? संकिसा नहीं। कपिलवस्तु, कुशीनगर, श्रावस्ती ये इनके बौद्ध के परिपथ में आते हैं। अब जान लेते हैं, बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार यह वही स्थान है, यानी कौन से स्थान की बात हो रही है? संकिसा की, जहाँ बुद्ध, इंद्र एवं ब्रह्मा सहित स्वर्ण अथवा रत्न की सीढ़ियों से त्रयस्तनाथ स्वर्ग से पृथ्वी पर आए थे। इस प्रकार गौतम बुद्ध के समय में भी यह एक ख्याति प्राप्त नगर था। कौन सा? संकिसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? गाजीपुर, बलिया, वाराणसी या गोरखपुर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गाजीपुर। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? गाजीपुर में। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात हुई तो कॉर्नवालिस के बारे में जान लेते हैं। कॉर्नवालिस फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल के रूप में आए थे। ये बंगाल के गवर्नर जनरल भी थे। इन्होंने 1794 ईस्वी में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट के रूप में एक नई राजस्व पद्धति की शुरुआत की थी। इनके समय में जिले के सभी अधिकार कलेक्टर को दिया गया, और इसी समय इन्हीं को भारतीय सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? गंगा, वाराणसी,
गोमती लखनऊ, कोसी गोरखपुर या सरयू अयोध्या। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, कोसी गोरखपुर। गंगा वाराणसी के मतलब जो वाराणसी शहर है वो गंगा के नज़दीक बसा हुआ है। लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अयोध्या सरयू के किनारे बसी हुई है। और जो गोरखपुर है वो कोसी नदी के किनारे नहीं बसा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? श्रृंगवेरपुर बांदा, हसनापुर मेरठ, विंध्याचल मिर्जापुर, देवा शरीफ बाराबंकी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, श्रृंगवेरपुर बांदा। तो बाकी के सारे जो सम्मिलित हैं, पर जो श्रृंगवेरपुर बांदा है ये सम्मिलित नहीं है। श्रृंगवेरपुर हमने देखा कहाँ पर अवस्थित है? प्रयागराज में अवस्थित है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, वो कहाँ पर लगता है? फतेहपुर, कलियर, देवा शरीफ या गढ़मुक्तेश्वर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, देवा शरीफ। तो प्रतिवर्ष संत हाजी वारिस अली शाह का मेला जो लगता है वो देवा शरीफ में लगता है। इनके बारे में जान लेते हैं। हाजी वारिस अली, जिनको कि सरकार वारिस पाक भी कहा जाता है, ये 1819 से लेकर 1905 ईस्वी के मध्य में एक सूफी संत रहे थे और बाराबंकी भारत में सूफीवाद के वारसी आदेश के संस्थापक थे। इन्होंने व्यापक रूप से पश्चिमी यात्रा की ओर लोगों को अपनी आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण कराई और लोगों ने इनकी शिक्षाओं को ग्रहण भी किया, स्वीकार किया। इनकी दरगाह बाराबंकी स्थित देवा शरीफ में स्थित है, जो अवध क्षेत्र की सबसे बड़ी दरगाह में से एक है। इसलिए इन्हें सहनशाह अवध के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आगरा, कानपुर, फिरोजाबाद या खुर्जा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खुर्जा। तो केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान खुर्जा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बीकानेर, जबलपुर, भोपाल या झांसी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, झांसी। तो झांसी में भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद कहाँ अवस्थित है? मेरठ, कानपुर, लखनऊ, शाहजहांपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, शाहजहांपुर। तो उत्तर प्रदेश का गन्ना अनुसंधान परिषद शाहजहांपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? कानपुर में, धामपुर में, रामपुर में या लखनऊ में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में। तो भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दूसरा फॉरेंसिक विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होना प्रस्तावित है? लखनऊ में, आगरा में, वाराणसी में या रामपुर में। तो दूसरा फॉरेंसिक विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, रामपुर में। तो पहला कहाँ पर है? ये दूसरे की बात हुई तो पहला कहाँ पर है ये देख लेते हैं। तो फर्स्ट फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी इन इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस एट कलकत्ता फॉर द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो 1952 में कलकत्ता में पहला फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? गाजियाबाद, लखनऊ, आगरा या कानपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। तो जो उत्तर प्रदेश का कृषि अनुसंधान परिषद है वो कहाँ पर है? लखनऊ में। तो इसी के साथ आज के हमारे जो 30 क्वेश्चन है वो समाप्त होते हैं। अब ऐसे 30। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? वाराणसी में, लखनऊ में, मैसूर में, बेंगलुरु में। तो ये आपको बताना है। आप तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। तो भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर है? वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कहाँ स्थित है? राजकीय संग्रहालय लखनऊ, राजकीय संग्रहालय मथुरा,
राजकीय संग्रहालय झांसी, स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, राजकीय संग्रहालय लखनऊ। ये सबसे पुराना संग्रहालय है, ये लखनऊ में अवस्थित है। इसके बारे में और जान लेते हैं। तो राजकीय संग्रहालय लखनऊ है, ये 1863 में इसकी स्थापना हुई थी। ये राजकीय संग्रहालय जो है ये लखनऊ उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम तथा विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय है। इसकी स्थापना सन 1863 में लखनऊ डिवीजन के तत्कालीन कमिश्नर कर्नल एबॉट द्वारा ने की थी। सन 1883 में यह प्रांतीय संग्रहालय के रूप में लाल बरादरी में व्यवस्थित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकीय जैन संग्रहालय कहाँ स्थित है? मथुरा, लखनऊ, वाराणसी, फर्रुखाबाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मथुरा। तो राजकीय जैन संग्रहालय कहां पर अवस्थित है? मथुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में कितने राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं? 1, 2, 3 या 4? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 3। तो पूरे राज्य में 3 राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ। तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में। इसको बाल संग्रहालय की संज्ञा दी गई है। अब बात मोतीलाल नेहरू जी की हुई है तो उनके बारे में जान लेते हैं। मोतीलाल नेहरू ने 1928 में संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार समिति की अध्यक्षता की थी। समिति के सचिव कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान को नेहरू समिति की रिपोर्ट या नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो राजकीय मतलब उत्तर प्रदेश का अभिलेखागार कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा या कानपुर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? मेरठ, बुलंदशहर, लखनऊ, गोरखपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश का कृषि अनुसंधान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ या वाराणसी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्रेटर नोएडा। तो ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। एग्रो पार्क लखनऊ, प्लास्टिक सिटी कानपुर, एपरल पार्क नोएडा, लेदर टेक्नोलॉजी उन्नाव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ये वाला जो एपरल पार्क नोएडा। तो एपरल पार्क जो है वो नोएडा में नहीं बनाया जा रहा, ये नोएडा में नहीं है, ये कहां पर है? ये हमारा लखनऊ में। ये कहां पर है? लखनऊ में। तो ये याद रखोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? बायोटेक पार्क कहां है? लखनऊ में। टोनिका सिटी नोएडा, प्लास्टिक सिटी कानपुर, लेदर टेक पार्क उन्नाव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टोनिका सिटी। टोनिका सिटी नोएडा में ना होकर कहां पर है? टोनिका सिटी है गाजियाबाद में। कहां पर है? गाजियाबाद में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी की जो चीजें हैं वो वहीं अवस्थित है। बायोटेक पार्क कहां पर है? लखनऊ में है। प्लास्टिक सिटी कानपुर में है। प्लास्टिक सिटी कानपुर को कहा जाता है। लेदर टेक पार्क उन्नाव को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहां स्थित है? अलीगढ़, गोरखपुर, मुरादाबाद या सहारनपुर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सहारनपुर। तो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहां स्थित है? सहारनपुर में स्थित है। बात कर ले इसके बारे में और। सहारनपुर में डिपार्टमेंट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी यानी कि IITR, डिपार्टमेंट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी IITER की स्थापना रॉयल सोसाइटी सरकार की सहायता से भारत सरकार द्वारा 1964 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है? कुचिपुड़ी, कथक, कथकली या भरतनाट्यम? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कथक। तो कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्जापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? कजरी के लिए, चरकुला नृत्य के लिए, पवारा के लिए या नकटा के लिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कजरी के लिए। तो जो कजरी एक गाना है और मतलब जैसे कहते हैं संगीत है और एक नृत्य है, इसके लिए प्रसिद्ध है मिर्जापुर। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बिरजू महाराज का संबंध कथक से है, आला, महोबा, अमजद अली खां सरोद, बिरहा, कन्नौज? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बिरहा, कन्नौज। जो बिरहा गाना है वो कन्नौज का ना होकर कहाँ का है? ये है बिहार का, बिहार या कहें तो पूर्वांचल, पूर्वांचल में है बिरहा गाना चलता है, ये बिरहा संगीत चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी या कुचिपुड़ी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? वाराणसी में, मेरठ में, विंध्याचल में या सहारनपुर में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सहारनपुर में। तो शाकंभरी देवी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? सहारनपुर में। और शाकंभरी मेले के बारे में और जान लेते हैं। शाकंभरी देवी मेला उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। तो साल में कितनी बार आयोजित किया जाता है? ये 2 बार आयोजित किया जाता है। इसके साथ ही ये नवरात्रि और होली के दिनों के दौरान किया जाता है। प्रत्येक वर्ष लाखों हिंदू भक्त शाकंभरी देवी मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है? छत्तीसगढ़ी, बघेली, ब्रजभाषा या अवधी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अवधी। यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? अवधी भाषा बोली जाती है बहराइच, सुल्तानपुर और रायबरेली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बिरजू महाराज कथक, जाकिर हुसैन हारमोनियम, बिस्मिल्लाह खां शहनाई, अमजद अली खान सरोद? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जाकिर हुसैन हारमोनियम। तो जाकिर हुसैन जी का जो संबंध है वो हारमोनियम से ना होकर तबला से है। ये तबला वादक है, एक प्रसिद्ध तबला वादक है। इनके बारे में और जान लेते हैं। जाकिर हुसैन को भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में सन 1988 में पद्मश्री तथा सन 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये महाराष्ट्र से हैं। इन्हें 22 मार्च 2023 यानी कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। और इनके बारे में और भी जान लेते हैं कि ये किसके पुत्र थे। तो एक फेमस हस्ती हैं अल रक्का खां, वो भी कौन है? तबला वादक हैं। ये इनके पुत्र हैं। और इनका संबंध किस घराने से है? इनका संबंध पंजाब के घराने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन सा है? भारतेंदु नाट्य अकेडमी, भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय, ललित कला अकादमी या संगीत नाटक अकेडमी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले यह भारत खंडे संगीत संस्थान या भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत विश्वविद्यालय के नाम से जाता था। यह लखनऊ में स्थित है। भारत खंडे संगीत संस्थान की स्थापना 1926 में विष्णु नारायण भारत खंडे के द्वारा की गई थी। तो एक ये चीज इंपॉर्टेंट है, 1926 में की गई। और किसके द्वारा की गई? तो ये विष्णु नारायण भारत खंडे के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्तिक एक लोक नृत्य है, कहाँ का है ये? बुंदेलखंड, अवध, पूर्वांचल या रुहेलखंड? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बुंदेलखंड। तो कार्तिक जो नृत्य है वो कहाँ का एक लोक नृत्य है? बुंदेलखंड क्षेत्र का एक लोक नृत्य है। इसके बारे में जान लेते हैं। कार्तिक नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में कार्तिक माह में नर्तकों द्वारा श्री कृष्ण तथा गोपियों के रूप रखकर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? बनारस घराने से, किराना घराने से, लखनऊ घराने से या रामपुर घराने से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, किराने घराने से। तो इनका संबंध किससे है? किराना घराने से है। तो यहाँ पर एक नोट करने वाली बात और क्या है, ये जो इनका जो जिसमें गाते थे, जो शैली क्या थी, ख्याल शैली में ये गाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कथक कलाकार नहीं है? बिरजू महाराज, किशन महाराज, लच्छू महाराज या सितारा देवी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, किशन महाराज। तो किशन महाराज का संबंध कथक से नहीं है, वो एक तबला वादक है। और देख लेते हैं कथक से किन किन लोगों का संबंध है, वो देख लेते हैं। पदम सुब्रमण्यम, अलारमेल वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति, अनिता रत्नम, मृणाली साराबाई, मल्लिका साराबाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सोनल मानसिंह, वैजंती माला, स्वप्न सुंदरी, रोहिंटन कामा, लीला सैमसन और बाला सरस्वती आदि, ये इन्होंने किस नृत्य से संबंधित हैं? कथक से। इन सबका किससे संबंध है? कथक से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा में, ग्वालियर में, झांसी में या जयपुर में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर में। तो तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र या बुंदेलखंड क्षेत्र? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बुंदेलखंड क्षेत्र। तो जो लोक नृत्य राहुला है, इसका संबंध बुंदेलखंड क्षेत्र से है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? जनवरी, फरवरी, मार्च या अप्रैल? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फरवरी। तो ताज महोत्सव किस महीने मनाया जाता है? फरवरी में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? आगरा घराने से, बनारस घराने से, किराना घराने से, लखनऊ घराने से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, हाँ, इनके बारे में और जान लेते हैं, ठुमरी के बारे में। तो इनको पद्मश्री कब मिला था? तो इनको पद्मश्री मिला था 1972 में। 1972 में इनको पद्मश्री मिला था। 1989 में इनको पद्म भूषण मिला था और इनको संगीत नाटक अकेडमी मिला था 1977 में। तो ये कुछ अवार्ड्स इनको मिले थे गिरिजा देवी को, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? छोलिया नृत्य, नटवरी नृत्य, चरकुला नृत्य या जोगनी नृत्य? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चरकुला नृत्य। तो ब्रज क्षेत्र का जो लोक नृत्य है वो कौन सा है? चरकुला नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? बहराइच में, फतेहपुर सीकरी में, बाराबंकी में या गोंडा में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, बहराइच में। सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? बहराइच में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? देवा बाराबंकी, आला महुबा, कर्मा मथुरा या कचरी मिर्जापुर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्मा मथुरा। तो कर्मा नाच कहां पर होता है? ये छत्तीसगढ़ का नृत्य है, ये मथुरा का नहीं है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कर्मा मथुरा। बाकी का जो देवा शरीफ है वो कहां पर? बाराबंकी में है। आला कहां पर गाया जाता है? महुआ में। और कजरी का संबंध कहां से? मिर्जापुर से। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आला बुंदेलखंड, बिरहा पूर्वांचल, चैती रोहेलखंड या कजरी अवध? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चैती रोहेलखंड का नहीं है। तो ये आला का संबंध बुंदेलखंड से, बिरहा का पूर्वांचल से और कजरी का अवध से। रॉन्ग आंसर क्या है? चैती रोहेलखंड। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? चरकुला, कर्मा, धुरिया या मुरिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मुरिया। तो निम्नलिखित जो नृत्य दे रखे हैं उसमें से चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश का, कर्मा नृत्य उत्तर प्रदेश का, धुरिया नृत्य उत्तर प्रदेश का है, पर मुरिया नृत्य उत्तर प्रदेश का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुरिया लोक नृत्य ये किस क्षेत्र में है किया जाता है?
उत्तर प्रदेश के अंदर, ये बताना है आपको। अवध क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, पूर्वांचल क्षेत्र में या रुहेलखंड क्षेत्र में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है धुरिया लोक नृत्य। अब नृत्यों की बात हुई है तो देख लेते हैं कौन से क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है, ये देख लेते हैं। कजरी किस क्षेत्र में किया जाता है, तो मिर्जापुर और वाराणसी वाले क्षेत्र में किया जाता है कजरी नृत्य। सोहर नृत्य किया जाता है अवध क्षेत्र में। बिरहा नृत्य किया जाता है पूर्वांचल क्षेत्र में। झूला और होरी और फाग नृत्य किया जाता है ब्रज क्षेत्र में। मल्हार नृत्य किया जाता है कौरवी क्षेत्र में। रागिनी, ढोला और स्वांग किया जाता है पश्चिमी क्षेत्र में। और प्रदेश का जो एक शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है, कथक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय किस सन में बना था? वर्ष 1998 में, वर्ष 2001 में, वर्ष 2003 में या वर्ष 2004 में? तो ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय ये कब बनाया गया था? ये वर्ष 2001 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इनके बारे में जान लेते हैं। प्रयागराज संगीत समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? तो प्रयागराज में की गई थी। राजकीय वास्तुकला विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया? ये लखनऊ में बनाया गया। निराला आर्ट गैलरी ये प्रयागराज में है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है? ये भी प्रयागराज में है। भारतीय लोक कला परिषद कहाँ पर है? तो ये वाराणसी में है। और इसकी स्थापना कब की गई? 1920 में। कला एवं शिल्प महाविद्यालय कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। 1911 में इसकी स्थापना की गई। भारतीय हिंदू नाटक अकेडमी ये लखनऊ में है और इसकी स्थापना 1975 में की गई। राष्ट्रीय कथक संस्थान ये कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में है और इसकी स्थापना 1988 और 89 में की गई। राज्य ललित कला अकेडमी इसकी स्थापना लखनऊ में की गई। कब हुई इसकी स्थापना? 1962 में हुई। हरि औध कला केंद्र भवन ये कहाँ पर है? ये आजमगढ़ में है। तो ये कुछ इंस्टीट्यूशन है, इनका हमने देख लिया इनकी स्थापना कहाँ पर हुई, किस वर्ष में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की है? महेंद्रनाथ सिंह, शिवनंदन नौटियाल, नंदकिशोर शर्मा या विश्वनाथ मेहता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिवनंदन नौटियाल ने। तो सत्यम शिवम सुंदरम जो चित्र है इसकी रचना किसने की है? शिवनंदन नौटियाल ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? मेरठ, लखनऊ, अलीगढ़ या आगरा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आगरा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई? गोंडा, गोरखपुर, फैजाबाद या वाराणसी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर गोरखपुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? श्रावस्ती में, कुशीनगर में, वैशाली में, सारनाथ में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कहने का मतलब मृत्यु कहाँ पर हुई, इनकी लास्ट समय कहाँ पर इन्होंने बिताया था? तो ये कुशीनगर में इन्होंने अपना अंतिम समय बिताया था। अब बौद्ध धर्म के बारे में जान लेते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था 563 ईसा पूर्व में। इनके पिता उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद में स्थित कपिलवस्तु के राजा थे। गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी था, जो गोरखपुर में स्थित रामग्राम के कौली गढ़राज्य की कन्या थी। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और जिसे हम धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना भी कहा जाता है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने अपना अधिकांश सन्यासी जीवन उत्तर प्रदेश में ही बिताया था। काशी, कौशाम्बी, मथुरा, साकेत, श्रावस्ती, हस्तिनापुर, अहिचत्र आदि बौद्ध काल में स्थित प्रमुख नगर थे। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व हुई थी। 483 ईसा पूर्व में हुई थी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर यानी कुशीनारा क्षेत्र में हुई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचंद्रिका व रसिकप्रिया के रचनाकार कौन है? मतीराम, रसखान, केशवदास या सेनापति? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केशवदास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो रामचंद्रिका और रसिकप्रिया किसकी रचना है? ये केशवदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? आमिर खुसरो,
आमिर खुसरो, कबीर, मलिक मोहम्मद जायसी या अब्दुल रहीम खानी खाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो को क्या माना जाता है? हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो, कासगंज पटियाली, मिर्जा गालिब आगरा, जोश मलिहाबाद, राम प्रसाद बिस्मिल इलाहाबाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर राम प्रसाद बिस्मिल इलाहाबाद। तो राम प्रसाद बिस्मिल ये इलाहाबाद से नहीं थे, इनके बारे में हम जानेंगे अभी। बाकी जो और हमने देख रहे हैं ऊपर, अमीर खुसरो का संबंध किससे? कासगंज से, मिर्जा गालिब का आगरा से, जोश का मलिहाबाद से। तो राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में जान लेते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 1897 में शाहजहाँपुर में हुआ था। ये महान क्रांतिकारी नेता चंद्रशेखर आजाद के सहयोगी थे। काकोरी कांड में लिप्त होने के कारण 1927 में गोरखपुर में इन्हें फांसी की सजा दी गई थी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए कातिल में है, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। तो राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ पर हुआ है? शाहजहाँपुर में। ठीक है, तो इनका संबंध कहाँ से? शाहजहाँपुर से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? चंद्रशेखर आजाद लखनऊ, मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद, लक्ष्मीबाई झांसी, सर सैयद अहमद खान अलीगढ़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चंद्रशेखर आजाद लखनऊ। तो चंद्रशेखर आजाद का संबंध लखनऊ से नहीं है, क्योंकि ये इनका जन्म स्थान है नहीं। तो इनका जन्म स्थान क्या है? इनका जन्म स्थान है वाराणसी। अब इनके बारे में जान लीजिए, चंद्रशेखर आजाद के बारे में। चंद्रशेखर आजाद, इनका जन्म 23 जुलाई 1986 में हुआ था, 1886 में हुआ था, वाराणसी में हुआ था। इनका जन्म 23 जुलाई 1886 को वाराणसी में हुआ था। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारियों का एक संगठन बनाया था, जिसे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कहा गया। इस संगठन में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, सचिन चंद्र सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी आदि प्रमुख क्रांतिकारी थे। इस संगठन ने सितंबर 1925 में सरकारी खजाने को लूट लिया, जो काकोरी घटना के नाम से जाना जाता है। 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में यह पुलिस से घिर गए तथा इन्होंने अपने पिस्टल से स्वयं को गोली मार ली और शहीद हो गए थे। तो इतना हमने चंद्रशेखर आजाद के बारे में जान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, बाणभट्ट, हर्षवर्धन, हरिसेन, चंद्रगुप्त प्रथम, कालिदास, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आपको बताना है कौन किसके समय का दरबारी है या नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, हरिसेन, चंद्रगुप्त प्रथम। तो आमिर खुसरो जो है वो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी था, बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी था और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी था, पर हरिसेन चंद्रगुप्त प्रथम का दरबारी नहीं था। अब जान लेते हैं, तो पहले हरिसेन के बारे में बात हुई तो उनके बारे में जान लेते हैं। हरिसेन 4वीं शताब्दी के संस्कृत कवि और मंत्री थे। ये समुद्रगुप्त की राजसभा के एक महत्वपूर्ण सभासद थे, ना कि चंद्रगुप्त द्वितीय के। सन 345 ईस्वी में रचित इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति प्रयाग प्रशस्ति है, जिसमें समुद्रगुप्त की वीरता का वर्णन किया गया है। ये एक महान कवि थे। बाणभट्ट के बारे में जान लेते हैं। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में सम्मानित कवि तथा विद्वान के रूप में इतिहास में चर्चित हैं। बाणभट्ट ने हरिश्चरित्र तथा कादम्बरी नामक ग्रंथ की रचना की थी। आमिर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आमिर खुसरो का जन्म कासगंज में हुआ था 1253 ईस्वी में। यह अपने आप को भारतीय हिंद का तोता कहते थे। इन्हें ख्याल गायकी तथा कव्वाली का जनक माना जाता है और इनकी रचित जो प्रमुख रचना है तुगलकनामा है। तो इतना हमने आमिर खुसरो के बारे में जान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? टोडरमल सीतापुर, बीरबल कन्नौज, अबुल फजल आगरा, जियाउद्दीन बर्नी बुलंदशहर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बीरबल कन्नौज। तो बीरबल जो हैं उनका संबंध कन्नौज से नहीं है, इनका संबंध सीधी मध्य प्रदेश से है। ठीक, तो बाकी और जो हम देख रहे हैं, टोडरमल का संबंध सीतापुर से है, अबुल फजल का संबंध आगरा से है, ये इनके जन्म स्थान है। जियाउद्दीन बर्नी का संबंध बुलंदशहर से है।
तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी के जो ऑप्शन है ये याद रखने हैं आपको मेन। टोडरमल का संबंध सीतापुर से है, अबुल फजल का संबंध आगरा से है, जियाउद्दीन बर्नी का संबंध बुलंदशहर से है। बीरबल के बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका नाम, बचपन का नाम क्या था? महेश दास भट्ट था। 1528 में इनका जन्म हुआ था और ये सीधी मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न साहित्यकार और उनकी रचना में कौन सुमेलित नहीं है? केशव प्रसाद यानी केशव दास, रसिक प्रिया, प्रेमचंद्र, कर्मभूमि, महादेवी वर्मा, यामा, जयशंकर प्रसाद, यशोधरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद, यशोधरा। यानी कि कहने का मतलब क्या, केशव प्रसाद की यानी केशव दास की जो कविता है वो रसिक प्रिया है, प्रेमचंद्र की कर्मभूमि है, महादेवी वर्मा की यामा है, जयशंकर प्रसाद की यशोधरा नहीं है। आप सबके बारे में जान लेते हैं और उनकी कविताओं को जान लेते हैं, उनकी रचनाओं को जान लेते हैं। तो जयशंकर प्रसाद, इनका जन्म कब हुआ था? 1890 ईस्वी में हुआ था, वाराणसी में हुआ था इनका जन्म। जयशंकर प्रसाद हिंदी कवि, नाटककार, उपन्यासकार, निबंधकार, कहानीकार थे। जयशंकर प्रसाद की रचना कामयानी पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। उर्वशी, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, प्रेमराज, कल्याणी, करुणाचल इनकी प्रमुख कृतियां हैं और इन्हें युग प्रवर्तक रचनाकार माना जाता है। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की प्रतिभाशाली लेखिका हैं। इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार, संभाषण, संस्मरण आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, इनका जन्म 1850 में हुआ था, वाराणसी में हुआ इनका जन्म। इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है। अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, प्रेम मल्लिका, प्रेम माधुरी इनकी प्रमुख रचना है। मुंशी प्रेमचंद के बारे में जान लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म जुलाई 1880 में हुआ था और वाराणसी में भी इनका जन्म हुआ था। यह हिंदी साहित्य के महान लेखकों में से एक हैं। इनका मूल नाम धनपत राय था। रंगभूमि, निर्मला, गोदान, गुल्ली डंडा, पूस की रात, ठाकुरों का कुआं, बूढ़ी काकी आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब मैथिली शरण गुप्त के बारे में जान लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1883 में झांसी में हुआ था। बाकी के 3 और जो ऊपर देख रहे हैं हमने, वो उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में। इनका कहाँ हुआ है? झांसी में। यह हिंदी खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि थे। साकेत, यशोधरा, जयद्रथवत, भारत भारती, पंचवटी, सिद्धराज इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो अभी हमारे क्वेश्चन में क्या आया था कि यशोधरा ये किसकी बताई गई थी? जयशंकर प्रसाद की। तो ये जयशंकर प्रसाद की नहीं है, किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की है। तो जयद्रथवध, भारत भारती, पंचवटी, सिद्धराज इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये भी याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? आगरा में, बरेली में, गोरखपुर में या मेरठ में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए, आगरा में है। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है? आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन राज्य विश्वविद्यालय नहीं है? BHU यूनिवर्सिटी यानी कि वाराणसी में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी, राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ। तो इनमें से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ, ये एक राज्य विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय दुनिया में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ या बाराबंकी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए, चित्रकूट। तो जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पर है? चित्रकूट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड जो 1826 में कलकत्ता में कानपुर के संपादक के संपादक में प्रकाशित हुआ, तो इस जो समाचार पत्र है इसका संपादक कौन था? पंडित सदल मिश्र, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, पंडित जुगल किशोर मिश्र, महावीर प्रसिद्ध
महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जुगल किशोर मिश्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बाकी देख लेते हैं, पत्रकारिता से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के हिंदी का प्रथम पत्र उद्दंड मार्दंड 30 मई 1822 में इसको संपादित किया गया था। इसके संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे और ये कहाँ के थे? कानपुर के थे। उत्तर प्रदेश में जारी पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो बनारस अखबार था और ये 1845 में प्रकाशित हुआ था। बनारस अखबार को प्रकाशित करवाया था किसने? तो राजा शिव प्रसाद ने करवाया था। ब्रह्म समाज के सिद्धांतों की पत्रिका तत्वबोधिनी का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो बरेली से होता था। वर्ष 1920 में वर्तमान पत्रिका का प्रकाशन हुआ कहाँ से? तो ये वाराणसी से हुआ। उर्दू अखबार जामे जहानुमा 1822 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। तो इसका प्रकाशन करने वाले संपादक सदा सुखलाल प्रदेश के किस जनपद में रहने वाले थे? तो ये किस जनपद में रहते थे? सदा सुखलाल, तो ये मिर्जापुर में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया? वर्ष 1999 में, वर्ष 2000 में, वर्ष 2001 में, वर्ष 2002 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 2001 में। तो प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश में कब चालू हुआ था? वर्ष 2001 में चालू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या 5? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 4। तो उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? 4 हैं। तो 4 यूनिवर्सिटी हैं एग्रीकल्चर। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1950 में, 1965 में, 1955 में या 1976 में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1976 में उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना। अब बाकी देख लेते हैं, भाषा संस्थान कहाँ पर है ये? उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान ये कहाँ पर है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। और उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश हिंदी भाषा संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। तो संस्कृत, उर्दू, हिंदी और भाषा संस्थान कहाँ पर हैं? ये लखनऊ में है। ये चारों कहाँ पर है? लखनऊ में। इसके बाद बात करें राज्य हिंदी संस्थान की, तो ये कहाँ पर है? वाराणसी में है। केंद्र हिंदी शिक्षण संस्थान की बात करें, मंडल की बात करें, तो ये कहाँ पर है? आगरा में। और भोजपुर भवन कहाँ पर है? आगरा में। तो ये भोजपुर भवन और केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल कहाँ पर है? आगरा में। बाकी ये राज्य हिंदी संस्थान कहाँ पर है? वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी की स्थापना किस वर्ष में की गई? 1947, 1962, 1950 या 1972? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1972 में उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आगरा में, झांसी में, इलाहाबाद में या गोरखपुर में? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद में। तो उत्तर प्रदेश का पहला मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ खुली है? तो इलाहाबाद में खुली थी। अब बाकी विश्वविद्यालयों के बारे में जान लेते हैं। जो उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं इनके बारे में जान लेते हैं। तो BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ये कहाँ पर? वाराणसी में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी और इसको केंद्र का दर्जा कब मिला था? केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला? 1975 में मिला और ये कहाँ पर है? अलीगढ़ में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? लखनऊ में है
और ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में हुई थी। और इसको केंद्रीय दर्जा कब मिला था? 1996 में मिला था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1887 में हुई थी। और ये कहाँ पर है? प्रयागराज में है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? झांसी में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2014 में हुई थी। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2017 में हुई थी। और ये कहाँ पर हुई है? रायबरेली में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया? एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, लॉर्ड हॉर्डिंग या विभूति नारायण सिंह? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर सी, मदन मोहन मालवीय। तो मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1882 के हंटर कमीशन रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया था? बालिकाओं की शिक्षा के विकास पर जोर दिया गया, या प्राथमिक शिक्षा के विकास पर, या उच्च शिक्षा के विकास पर, या तकनीकी शिक्षा के विकास पर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक शिक्षा के विकास पर, इस पर ज्यादा ध्यान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? वाराणसी में, झांसी में, बांदा में या बरेली में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में। तो प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? वाराणसी में। कल्प योजना संबंधित है किससे? तो ये प्राथमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से या प्राविधिक शिक्षा से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक शिक्षा से। तो कल्प योजना का संबंध किससे है? प्राथमिक शिक्षा से। अब देख लेते हैं, योजना की बात हुई है तो योजना देख लेते हैं और कौन सी योजना चल रही है उत्तर प्रदेश में। गर्म भोजन योजना चल रही है, इसको चालू किया गया है 24 नवंबर 2023 में। इसका उद्देश्य क्या है? आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को गर्म भोजन उपलब्ध कराना इसका मेन उद्देश्य है। ज्ञान डेयरी की दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद परियोजना, ये अक्टूबर 23 में चालू की गई। इस उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य क्या है? पशुपालक परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु इसको चालू किया गया है। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, ये जून 2023 में चालू की गई। इस योजना के अंतर्गत विदेश में बसे उत्तर प्रदेश के निवासी अपने पैतृक गांव और शहर में भी परिजनों बुजुर्गों के नाम पर कन्वेंशन सेंटर व भवन बनवा सकेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम विद्युत फ्लैट रेंट योजना, ये कब चालू की गई? 5 अप्रैल 2023 में चालू की गई। इस योजना के अंतर्गत शहरों में 5 किलोवाट कनेक्शन वाले धारकों को आधे हॉर्स पावर पर 400 रुपये पर और एक हॉर्स पावर पर 800 रुपये देने होंगे। यानी कि आधे हॉर्स पावर की अगर बिजली लेते हैं तो उन्हें 400 रुपये देने होंगे और 1 हॉर्स पावर की बिजली लेते हैं तो उन्हें 800 रुपये देने होंगे। निषाद राज्य बोर्ड सब्सिडी योजना, ये कब चालू हुई थी? मार्च 2023 में चालू हुई थी। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को बिना इंजन वाली नाव, जाल व लाइफ जैकेट आदि खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना, ये कब चालू हुई? फरवरी 2023 में चालू हुई। ये सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए योजना है। एक परिवार एक पहचान योजना, ये फरवरी 2023 में चालू की गई। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सेवा योजना से जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना, ये कब चालू की गई? 21 जुलाई 2022 में इसको लॉन्च किया गया था। राज्य सरकार के 22 लाख कर्मियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। इसी के साथ जो इसके नेक्स्ट योजना है वो है उत्तर प्रदेश फ्री स्मार्टफोन टैबलेट योजना, ये 25 दिसंबर 2021 में चालू की गई। स्नातक, परास्नातक, तकनीकी शिक्षा में अध्ययनरत 1 करोड़ छात्रों को पढ़ाई में मदद करने के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट देने की योजना से ये संबंधित है। उत्तर प्रदेश पेंशन योजना, ये वृद्धावस्था पेंशन योजना है, ये 17 दिसंबर 2021 में चालू की गई थी। सभी निराश्रित
विकलांग वृद्धजनों को 500 रुपये के स्थान पर 1000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। मजदूरों को अगले 4 महीने के लिए 500 प्रति माह भत्ता और कुष्ठ रोगियों को 3000 रुपये प्रति माह पेंशन का प्रावधान किया गया। आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना ये 30 सितंबर 2021 में चालू की गई। किसानों का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 2725 यानी कि 2725 किसान उत्पादक संगठनों एफपीओ का गठन, जिसमें 27 यानी 27.25 लाख शेयर धारक किसान होंगे। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना 15 सितंबर 2021 में इसको चालू किया गया और ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाली परियोजना में आम आदमी को 50% लागत व्यय के साथ शामिल करना इसका उद्देश्य है और शेष 50% व्यय राज्य द्वारा वहन किया जाएगा। तो ये कुछ योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, ये हमने देख ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित कहाँ किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्रकूट। जो अभी हमने पढ़ा था जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, तो यही है। प्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण कहाँ से प्रकाशित होती है? मथुरा से, गोरखपुर से, ऋषिकेश से या वाराणसी से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर से। तो जो कल्याण पत्रिका है, जो कि एक धार्मिक पत्रिका है, ये कहाँ से प्रकाशित होती है? गोरखपुर से। और एक चीज और जान लो, जो गीता प्रेस है वो गीता प्रेस भी कहाँ पर है? उसका हेडक्वार्टर गोरखपुर में है। नेक्स्ट पत्रकारिता से संबंधित और क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी का प्रथम पत्र उद्दंड मार्तंड 30 मई 1826 को जो पब्लिश किया गया था, उसके संपादक कौन थे? तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल इसके संस्थापक थे, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? कानपुर। उत्तर प्रदेश में जारी पहला हिंदी पत्र कौन सा था? तो बनारस अखबार था, जिसको कि 1845 में संपादित किया गया था। बनारस अखबार को प्रकाशित करवाया था किसने? तो बनारस अखबार को किसने प्रकाशित करवाया था? राजा शिव प्रसाद ने। ब्रह्म समाज के सिद्धांतों की पत्रिका तत्वबोधिनी का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो बरेली से होता है। वर्ष 1920 में वर्तमान पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? वाराणसी से। तो जो वर्तमान पत्रिका है इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ? 1920 में वाराणसी से। उर्दू अखबार जामे जहानुमा 1822 ईस्वी में जिसका प्रकाशन हुआ था, इसका प्रकाशन करने वाले संपादक सदा सुखलाल प्रदेश के किस जनपद में रहते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मिर्जापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भाषाओं के रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी अकेडमी की स्थापना कहाँ की गई? आगरा, वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद। तो भाषाओं से संबंधित है। भारतीय भाषाओं के रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी अकादमी कहाँ पर स्थापित की गई? ये की गई इलाहाबाद में। अब देख लेते हैं कुछ प्रमुख नगरों के कुछ उपनाम दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं कि किन नगरी को किस नाम से पुकारा जाता है। तो प्रयागराज को कुंभ नगरी, संगम नगरी, अमरूद नगरी के नाम से ये प्रसिद्ध है प्रयागराज। मेरठ किस नाम से प्रसिद्ध है? क्रांति नगर और कैंची नगर के नाम से प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ आंवला नगरी के नाम से जाना जाता है। कानपुर चर्मनगर, उद्योग नगर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है इसे। नोएडा की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का शो विंडो है। अगर हस्तिनापुर की बात करें यानी कि मेरठ की बात करें तो ये जैन समुदायों का काशी है। अगर हम बात करें कन्नौज की तो इसको इत्र नगरी या खुशबुओं का शहर कहा जाता है। चंदौली की बात करें तो चंदौली को धान का कटोरा कहा जाता है। फिरोजाबाद की बात करें तो इसको चूड़ी नगरी और सुहाग नगरी कहा जाता है। मुरादाबाद को क्या कहा जाता है? पीतल नगरी और बर्तनों का शहर कहा जाता है।
जौनपुर को कहा जाता है सिराज ए हिंद और पूर्व का सिराज। तो ये कुछ नगरियों के उपनाम थे जो हमने देखे, ये भी आपको याद रखने पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? वर्ष 1985 में, वर्ष 1997 में, वर्ष 1990 में या वर्ष 1995 में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1995 में चालू की गई थी मिड डे मील स्कीम। इस स्कीम के तहत जो सरकारी प्राथमिक स्कूल होते हैं उनमें मुफ्त में खाना दिया जाता है बच्चों को। अब बात योजनाओं की हुई है तो देख लेते हैं, और अन्य योजना जो हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना ये कब चालू की गई? 21 जुलाई 2022 में लॉन्च हुई थी। राज्य सरकार के 22 लाख कर्मचारियों या पेंशनरों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी इस योजना के तहत। उत्तर प्रदेश फ्री स्मार्टफोन टैबलेट योजना ये 25 दिसंबर 2021 में चालू की गई, और यह योजना स्नातक, परास्नातक, तकनीकी शिक्षा में अध्ययनरत 1 करोड़ छात्रों को पढ़ाई में मदद करने के हेतु स्मार्टफोन और टैबलेट देने के लिए संबंधित है। उत्तर प्रदेश पेंशन योजना, तो ये वृद्धावस्था जो पेंशन होती है, सीनियर सिटीजनशिप जो पेंशन होती है, ये कब चालू की गई? उत्तर प्रदेश में 17 दिसंबर 2021 में चालू की गई। इसका उद्देश्य सभी निराश्रित महिला, विकलांग, वृद्धजनों को 500 के स्थान पर 1000 रुपये प्रति माह पेंशन, मजदूरों को अगले 4 महीने के लिए 500 प्रति माह भत्ता तथा कुष्ठ रोगियों को 3000 रुपये प्रति माह पेंशन का प्रावधान किया गया है। आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना ये कब चालू की गई? 30 सितंबर 2021 में चालू की गई। इसका उद्देश्य किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से है। 2725 जो उत्पादक संगठनों FPO का गठन, जिसमें 27.25 लाख शेयर धारक किसान होंगे। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना यह 15 सितंबर 2021 में चालू की गई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाली परियोजना में आम आदमी को 50% लागत व्यय के साथ शामिल करना इसका उद्देश्य है, और शेष 50% का हर्जाना सरकार वहन करेगी। उत्तर प्रदेश बाल सेवा योजना ये कब चालू की गई? 29 मई 2021 में चालू की गई। इसके अंतर्गत कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को 4000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना ये कब चालू की गई? 15 मई 2021 में चालू की गई। इसके द्वारा पात्र विनिर्माण इकाइयों की स्थापना हेतु कुल व्यय का 25% या अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक की आर्थिक सहायता का प्रावधान करना है। अभ्युदय योजना की बात करें तो ये कब चालू हुई थी? 15 फरवरी 2021 में चालू हुई थी। इसका उद्देश्य गरीब प्रतियोगी छात्रों को निःशुल्क परीक्षा तैयारी कराने से है। किसान कल्याण मिशन योजना ये जनवरी 2021 में चालू की गई, और इसका उद्देश्य किसानों की आय को दोगुना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। तो उत्तर प्रदेश की सीमा पंजाब से नहीं लगती है, राजस्थान से लगती है, हरियाणा से लगती है। तो देख लेते हैं किस किस से सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश से सटे हुए राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 8 तो राज्य लगते हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश लगता है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड और बिहार ये उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं, और 1 केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, जो कि उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? तराई क्षेत्र, मध्य गंगा मैदान, पूर्व गंगा मैदान, पश्चिमी गंगा मैदान? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, तराई क्षेत्र। तो उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है। अब उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं। अगर बात करें प्रदेश में सबसे अधिक कृषि क्षेत्र कौन सा है, तो बुंदेलखंड है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मृदा अपरदन का कारण क्या है, तो जल है। राज्य में मृदा अपरदन के कारण से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य जिला कौन सा है? इटावा।
प्रदेश का पहला सिंचाई कार्यालय कहाँ खोला गया? तो 1823 ईस्वी में सहारनपुर में खोला गया पहला सिंचाई कार्यालय। अगर बात करें नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्रों में प्रदेश का स्थान है प्रथम, तो सबसे ज़्यादा सिंचाई इसी क्षेत्र में ज़्यादा होती है, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होती है। प्रदेश में नहरों की कुल लंबाई कितनी है? 74,000 किलोमीटर है। प्रदेश के इस क्षेत्र में सर्वाधिक नहरों का विकास हुआ है। मतलब किस क्षेत्र में हुआ है सबसे ज़्यादा विकास नहरों का? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नहरों का विकास हुआ है। प्रदेश में सर्वाधिक नहरें किस जनपद में हैं? तो ये रायबरेली में है। सबसे ज़्यादा किस में है? रायबरेली में। प्रदेश में न्यूनतम नहरें किस जनपद में हैं? तो ये अमरोहा जिले में सबसे कम नहरें हैं। प्रदेश में कुल शुद्ध सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किसका है? नलकूप का है। तो जो सिंचाई की जाती है वो सबसे ज़्यादा किससे की जाती है? नलकूपों से की जाती है, 71.8%। नलकूपों द्वारा सिंचाई सर्वप्रथम कहाँ से शुरू की गई? तो मेरठ से शुरू की गई थी। नलकूपों के द्वारा सिंचाई मेरठ से शुरू की गई थी 1930 में। निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, लखीमपुर खीरी। ये सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? द्वितीय, चतुर्थ, तृतीय या पंचम? तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चतुर्थ, यानी चौथा नंबर है क्षेत्रफल के मामले में पूरे भारत में। अब कुछ भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो इसका अक्षांश स्थिति देखते हैं। तो अक्षांश स्थिति है 23 डिग्री 52 ग्रेड्स से लेकर 30 डिग्री 28 ग्रेड्स तक उत्तरी अक्षांश में, और देशांतरी स्थिति की बात करें तो 77 डिग्री और 3 ग्रेड से लेकर 84 डिग्री 39 ग्रेड तक पूर्वी देशांतर है। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 6 डिग्री 32, अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 6 डिग्री 32 ग्रेड्स है। देशांतरी विस्तार की बात करें तो 6 डिग्री 33 डिग्री ग्रेड्स है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत चौथे स्थान पर है, जो हमने अभी देखा चौथे स्थान पर है। और पहले स्थान पर कौन आता है? राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश और तीसरे पर महाराष्ट्र, उसके बाद अपना उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल के आधार पर शीर्ष जिले कौन से हैं? तो लखीमपुर खीरी जो है इसका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। दूसरे नंबर पर सोनभद्र आता है, तीसरे नंबर पर हरदोई, चौथे नंबर पर सीतापुर। राज्य का सबसे पूर्वी व पश्चिमी जिला कौन सा है? तो पूर्वी जिला है बलिया और पश्चिमी जिला है शामली। सबसे उत्तरी व दक्षिणी जिला कौन सा है? तो सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला है और सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला है। नेपाल से सटे जिलों की संख्या कितनी है? 7 है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ये 7 जिले हैं जो कि नेपाल से सटे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? बलरामपुर, श्रावस्ती, पीलीभीत या बस्ती? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बस्ती। तो बस्ती जो जिला है उसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। बाकी बलरामपुर, श्रावस्ती और पीलीभीत को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मतलब विदेशी कोई देश इसको स्पर्श करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो हमें उत्तर प्रदेश के उस जिले का नाम बताना है जो कि तीनों राज्यों से सीमा अपनी साझा करता हो, उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन है मेरठ, सोनभद्र, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सहारनपुर। सहारनपुर एकमात्र ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो कि तीनों राज्यों से सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना, क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन कीजिए। राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या उत्तर प्रदेश।
या राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। जैसे कि हमने देखा था कि पहले स्थान पर कौन सा है, राजस्थान, दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर है हमारा महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है, उन्नाव, हरदोई, बलिया या बाराबंकी? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरदोई। तो लखनऊ की सीमा हरदोई जिले को स्पर्श नहीं करती है। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कि कौन सा राज्य कितने जिलों से लगा हुआ है। तो उत्तराखंड से सटे हुए कितने जिले हैं, 7 जिले हैं। वो कौन कौन से हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। हरियाणा राज्य से सटे हुए कितने जिले हैं, 6 राज्य हैं, सहारनपुर, शामली, बागपत, मथुरा, गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़। मध्य प्रदेश राज्य से बात करें तो कितने सटे हुए जिले हैं, 11 हैं, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र। बिहार राज्य से बात करें तो कितने जिले सटे हुए हैं, 7 हैं, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, कुशीनगर, महाराजगंज और देवरिया। आपको यह याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है, चंबल, केन, गंगा या यमुना? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यमुना। तो पश्चिम में यमुना नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। अब कुछ ऐसे शहर देख लेते हैं जो किसी न किसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो जैसे गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहरों की बात करें तो कौन कौन से शहर आते हैं, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सिरसा, प्रयागराज, कानपुर, फतेहगढ़, गढ़मुक्तेश्वर और बिठूर। ये सब गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। अगर यमुना नदी के किनारे से बसे हुए शहरों की बात करें तो प्रयागराज, बागपत, कौशाम्बी, हमीरपुर, आगरा, मथुरा, वृंदावन, ये सारे यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। जौनपुर, लखनऊ, सुल्तानपुर ये गोमती नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। अयोध्या और बरहज सरयू नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर बसा हुआ है। गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा ये हिंडन नदी के किनारे बसे हुए हैं। मुरादाबाद रामगंगा के किनारे बसा हुआ है और प्रतापगढ़ सई नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, दलदली, कंकरीली, पथरीली या महीन जलोढ़ या भूरी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कंकरीली और पथरीली मिट्टी पाई जाती भावर क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अब मृदा से संबंधित कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। गंगा यमुना के मैदान में मुख्य रूप से कौन सी मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है गंगा यमुना के मैदान में। प्राचीनतम कोप मिट्टी की बात करें तो इसको क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। और नवीन कोप मिट्टी की बात करें तो इसको खादर कहते हैं। तो नवीनतम मिट्टी कौन सी है, खादर, और पुरानी मिट्टी किसे कहते हैं, बांगर को। दोमट, मटियार, बलुई, दोमट, बूंद या पुरातन कोप मिट्टी के नाम से कौन सी मिट्टी को जाना जाता है, बांगर मिट्टी को, जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा था। स्थानीय भाषा में नई जलोढ़, बलुआ मिट्टी या मटियार मिट्टी किसे कहा जाता है, खादर मिट्टी को कहा जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी आ जाए या बलुआ मिट्टी आ जाए या मटियार मिट्टी आ जाए तो ये कौन सी मिट्टी है, खादर मृदा है, नवीनतम मृदा है। अब बात करें स्थानीय भाषा में दोमट एवं बलुई मिट्टी किसको कहा जाता है, करियार और धनका मिट्टी को कहा जाता है। प्रदेश के पूर्वी भाग में बांगर मिट्टी को क्या कहा जाता है, उपरहार मिट्टी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है, कोप से, कीचड़ से और बालू से इसका निर्माण हुआ है। जलोढ़ मृदा में अधिकता होती है किस चीज की, पोटास और चूना की इसमें अधिकता होती है। जलोढ़ मृदा में किस चीज की कमी होती है, फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव तत्वों की इसमें कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है, ललितपुर, झांसी, बांदा, मथुरा? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मथुरा। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है, मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं, गेहूं, चना, मटर, जौ? या फिर गेहूं, मक्का, जौ, अलसी? या फिर गेहूं, कपास, गन्ना या मक्का, या ये सारे ही रबी फसलें? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूं, चना, मटर, जौ ये रबी फसलें हैं जो कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से उगाई जाती हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन को तो आप जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि इसमें कपास है और कपास एक खरीफ फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ थोड़ा सा जान लेते हैं कि कौन सी फसलें होती हैं और कौन सी प्रमुख फसलें हैं उत्तर प्रदेश की, हम ये जान लेते हैं। तो 3 तरीके की फसल होती हैं, हम ये जानते हैं, रबी, खरीफ और जायद की फसलें।
ये 3 प्रमुख फसलें हैं। और इसमें रबी की बात करें तो रबी फसलों के अंतर्गत कौन सी फसलें आती हैं? गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, लाही एवं आलू आदि फसलें उगाई जाती हैं रबी फसलों के अंदर। खरीफ की बात करें तो खरीफ में चावल, धान जिसे कहा जाता है, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, सुनई एवं कुछ दलहन फसलें का उत्पादन किया जाता है खरीफ फसलों के अंतर्गत। जायद की फसलों में कौन कौन से आते हैं? तंबाकू, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, काशीफल एवं प्याज का उत्पादन किया जाता है जायद की फसलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? मत्स्य पालन, कृषि, कपड़ा या खनन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि। तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था ज्यादातर कृषि पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? जौनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतापगढ़। इसको आंवला नगरी भी कहा जाता है प्रतापगढ़ को। अब देख लेते हैं लीची कहां पर की जाती है? सहारनपुर एवं मेरठ में की जाती है। अदरक किया जाता है बुंदेलखंड के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है अदरक सबसे ज्यादा, और बुंदेलखंड के क्षेत्र में ही हल्दी सबसे ज्यादा की जाती है। अगर केला की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी, कौशाम्बी और इलाहाबाद और गोरखपुर जिले में की जाती है। अमरूद की खेती की बात करें तो इलाहाबाद, कौशाम्बी, बदायूं, कानपुर, बरेली एवं फैजाबाद में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? नहर, तालाब, नलकूप या कुआं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, नलकूप। जैसा कि अभी हमने बात की थी 71.08% हम नलकूप की सहायता लेते हैं सिंचाई करने में उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी? 2002 में, 1982, 1972 या 1992? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1992 में किसान बही योजना लागू की गई। अब देख लेते हैं कि कौन सा मिशन कब लागू किया गया था उत्तर प्रदेश में। तो भूजल संरक्षण मिशन ये 17 अगस्त 2017 में चालू किया गया था। उत्तर प्रदेश किसान ऋण मोचन योजना ये 7 अप्रैल 2017 में चालू की गई थी। जोखिम प्रबंध एवं पशुधन बीमा योजना ये 13 दिसंबर 2016 में चालू की गई। किसान पाठशाला योजना ये 5 दिसंबर 2017 में चालू की गई। किसान रथ सेवा ये 2010-11 में चालू की गई थी। किसान हित योजना ये 2007 और 8 में चालू की गई थी। आई सोपाम योजना ये 2004 और 5 में चालू की गई। किसान वृद्धावस्था ये पेंशन योजना ये 2 अक्टूबर 2003 में चालू की गई। किसान मित्र योजना ये 18 जून 2001 में चालू की गई। किसान क्रेडिट कार्ड योजना ये 1999 और 2000 में चालू की गई, कि किसी जिसे कहा जाता है। किसान बही योजना ये 1992 में चालू की गई और समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम ये 1991-92 में चालू किया गया। तो ये कुछ प्रमुख योजना हैं उत्तर प्रदेश की जो चालू की गई। इनके समय पूछ ले जाते हैं कब चालू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? आलू, चावल, गन्ना, तंबाकू? तो ये 4 फसलें हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सी फसलों का सबसे श्रेष्ठ उत्पादक है। तो ऑप्शन है 1 और 2, 2 और 3, 3 एवं 4 और 1 और 3। तो इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक तो आलू और गन्ना, यानी कि 1 और 3 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए। तो ये किसमें है? डी ऑप्शन में है। तो इसीलिए हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? 18 जून 2004, 18 जून 2003, 18 जून 2002 या 18 जून 2001? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18 जून 2001 में चालू की गई उत्तर प्रदेश किसान मित्र योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है? चना, ज्वार, मक्का, गेहूं? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूं। तो गेहूं का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। अब देख लेते हैं किस फसल में हमारा उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। तो कुल सिंचित क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। कुल गेहूं उत्पादन में पहले स्थान पर है। कुल गन्ना उत्पादन में पहले स्थान पर है। कुल हरी मटर उत्पादन में पहले स्थान पर है। आम के उत्पादन में पहले स्थान पर है। आंवला उत्पादन, पशुधन, खाद्यान्न उत्पादन,
आलू उत्पादन, सब्जी उत्पादन, दुग्ध उत्पादन और चीनी उत्पादन, इन सब में अपना उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। अब बात करें इससे आगे, चावल उत्पादन में और जौ उत्पादन में इसमें दूसरे स्थान पर है अपना उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? जबलपुर, कानपुर, फैजाबाद या पंतनगर? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंतनगर। तो पंतनगर में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? मक्का, गेहूं, धान, गन्ना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल मिट्टी कहां पाई जाती है? आगरा, मथुरा में, एटा मैनपुरी में, सीतापुर बाराबंकी में या मिर्जापुर झांसी में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिर्जापुर झांसी में लाल मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? आलू, गन्ना, गेहूं या दलहन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गन्ना। तो उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? गन्ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल कौन सी है? कपास, जूट, गन्ना या तिलहन? तो इस क्वेश्चन का भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गन्ना। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल कौन सी है? गन्ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? मूंग, अरहर, मटर या चना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चना। तो चना दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर इजीली दे सकते हो, क्योंकि मैंने बताया अभी कि गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश राज्य शीर्ष पर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक किस क्षेत्र में है यूपी के अंदर? पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, मध्य उत्तर प्रदेश में या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। तो इसी के साथ आज का हमारा डे 4 का सेशन खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को देश की संयुक्त राजघाट नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? केन नदी पर, सोन नदी पर, चंबल नदी पर या बेतवा नदी पर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बेतवा नदी पर। तो बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधनों को इनके महत्व के घटते क्रम में लगाइए। तो हमें इन्हें क्रम में लगाना है। तो पहले नहरें, नलकूप, तालाब, कुएं। तो इसमें हम अगर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में किसके द्वारा सिंचाई की जाती है? तो सबसे ज़्यादा नलकूप के द्वारा की जाती है। दूसरे नंबर पर नहरें, तीसरे नंबर पर तालाब और कुएं और चौथे नंबर पर अन्य साधन। तो इसको अगर हम बनाएं 2, 1, 3, 4 तो ये हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद वल्लभ पंत सागर जो परियोजना है ये कहाँ पर बनाई गई है? यानी कि जो गोविंद वल्लभ पंत जो डैम है यानी कि बांध है, ये कहाँ बनाया गया है ये बताना है। ऑप्शन है बुलंदशहर में, ललितपुर में, मिर्जापुर में या सोनभद्र में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ललितपुर में यह योजना अवस्थित है, गोविंद वल्लभ पंत सागर। अब कुछ प्रमुख बांध देख लेते हैं कि किस पर बनी हुई हैं और कहाँ पर हैं ये। तो काठी बांध जो है ये कहाँ पर है? बिजनौर में है। और ये किस नदी पर है? रामगंगा नदी पर है। रिहंद बांध किस नदी पर है? रिहंद नदी पर है। और ये कहाँ पर उपस्थित है? पिपरी, सोनभद्र में उपस्थित है। रामगंगा बांध ये धामपुर जिले में है। धामपुर यानी कि बिजनौर कह सकते हैं हम इसे। और ये किस नदी कौन सी हो जाएगी? रामगंगा नदी। गोविंद सागर ये अभी हमने देखा था, ये कहाँ पर स्थित है? ललितपुर में। और किस नदी पर बनी है? सहजाद नदी पर बना है। अर्जुन बांध कहाँ पर है? ये अर्जुन नदी पर बना हुआ है और
महोबा जिले में स्थित है। चंद्रप्रभा बांध, ये चंद्रप्रभा बांध चंद्रप्रभा नदी पर बना हुआ है और है कहाँ पर? चंदौली में। अब बात करें रोहिणी बांध की, तो रोहिणी बांध कहाँ पर है? रोहिणी नदी पर बना हुआ है और कहाँ पर है? ललितपुर वन में बना हुआ है। पारीछा, पारीछा बांध कहाँ पर है? तो ये किस नदी पर बना है? बेतवा नदी पर बना है और ये कहाँ पर है? झांसी में। माता टीला जो बांध है ये कहाँ पर है? ये झांसी में है और किस नदी पर बना हुआ है? बेतवा नदी पर बना हुआ है। ऐसे जामिनी बांध ये ललितपुर में है और जामनी नदी पर बना हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है? एटा, इटावा, गोरखपुर या हमीरपुर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हमीरपुर। तो लाभान्वित जिला कौन सा है अर्जुन बांध नहर से? हमीरपुर। ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ अवस्थित है? किस नदी पर अवस्थित है? बेतवा नदी पर, केन नदी पर, रिहंद नदी पर या टोंस नदी पर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बेतवा नदी पर है रानी लक्ष्मीबाई बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 यानी कि NH1 के लिए मतलब बनाया गया है, रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना या नर्मदा? तो ये सब जानती हैं कि गंगा नदी पर है NH1 यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 नेशनल वाटरवे फर्स्ट कहां पर है? किस नदी पर बना हुआ है? गंगा नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? घाघरा नहर, केन नहर, निचली गंगा नहर या शारदा नहर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शारदा नहर। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर है। अब देख लेते हैं कि कौन सी नहर किस नदी से संबंधित है और उसका उद्गम नहर है, इनको परियोजना के नाम से बोला जाता है। ये कहां पर बनी हुई हैं ये देख लेते हैं, कहां से इनका उद्गम स्थल हुआ है और कौन से जिले इनसे लाभान्वित हो रहे हैं ये देख लेते हैं। तो शारदा नहर से कौन कौन से जिले लाभान्वित हो रहे हैं? पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तान, प्रयागराज। ये कुछ जिले हैं जिनको कि शारदा नहर का फायदा मिलता है। अब इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? जैसे कि अब मैं आपसे कहूँ ये नदी है एक और इस नदी से काट कर क्या बनाई गई है? एक नहर बनाई गई है। तो ये वाला जो स्थान यहाँ से इसका उद्गम स्थल हो रहा है इसी को हम क्या कह रहे हैं? उद्गम स्थान कह रहे हैं नहर का। ठीक, तो ये भी याद रखना है आपको। देखते हैं आगे, सरयू नहर। सरयू नहर किस नदी से बनी है? ये घाघरा नदी से बनी है और इसका उद्गम स्थल कहाँ है? कतरनिया बहराइच में है। और इससे फायदा किस किस नदी को मिलता है? किस किस जिले को मिलता है? बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर और महाराजगंज आदि जिलों को इस सरयू नहर का फायदा मिलता है। घाघरा नहर की बात करें तो घाघरा नहर घाघरा नदी से संबंधित है और ये कहाँ से उद्गम स्थल होता है इसका? मिर्जापुर से होता है। और लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं इससे? अब हम बात करते हैं रामगंगा नहर की। तो रामगंगा नहर ये कहाँ से निकली है? रामगंगा से। और ये कहाँ पर इसका उद्गम स्थल है? कालागढ़ पौड़ी से इसका उद्गम स्थल है। और इससे लाभान्वित होने वाले जिले कौन कौन से? बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर। पूर्वी यमुना नहर की बात करें तो ये कहाँ से निकलती है? फैजाबाद से। और इससे लाभान्वित जिले कौन कौन से? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली आदि इससे लाभान्वित जिले हैं। बेतवा नहर की बात करें तो इससे लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? झांसी, हमीरपुर, जालौन आदि इससे लाभान्वित जिले हैं। और बात करें इसके उद्गम स्थल की तो इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? परीक्षा, झांसी से इसका उद्गम स्थल है। केन नहर ये केन नदी से निकलती है और इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? पन्ना, मध्य प्रदेश से है। और इससे फायदा किसको मिलता है? बांदा जिले को मिलता है। बात और नहरों की कर लें। गंडक नहर, तो गंडक नहर ये बूढ़ी गंडक नदी से निकलती है और इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? नेपाल से। और इससे लाभान्वित कौन से जिले हैं? गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, प्रयागराज, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, जालौन आदि ये गंडक नहर से लाभान्वित जिले हैं। आगरा नहर की बात करें तो आगरा नहर यमुना नदी से निकलती है और ये ओखला दिल्ली के पास से मतलब इसका उद्गम स्थल है। और इससे फायदा किस किस नदी को होता है? किस किस जिले को होता है? दिल्ली, गुड़गांव, भरतपुर, मथुरा, आगरा आदि को इससे लाभ होता है। अगर बात करें राजघाट नहर की तो राजघाट नहर किससे संबंधित है? ये बेतवा नदी से संबंधित है। और ये राजघाट नहर कहाँ से निकलती है? ललितपुर से निकलती है। इससे लाभ किस किस जिले को होता है? ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, जालौन। बाणसागर नहर की बात करें तो ये सोन नदी से संबंधित है और ये कहाँ से निकलती है? शहडोल, मध्य प्रदेश से निकलती है। और यह इससे फायदा किस किस जिले को होता है? उत्तर प्रदेश के किस किस जिले को इससे फायदा होता है? मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, प्रयागराज। नगवा बांध नहर
ये कहाँ से निकलती है? ये नगवा जिले से निकलती है। और ये किस नदी से संबंधित है? कर्मनाशा नदी से संबंधित है। इससे फायदा होता है मिर्जापुर, सोनभद्र आदि जिलों को फायदा होता है। मोहदा बांध की बात करें, मोहदा बांध नहर की बात करें तो ये बिरमा नदी से निकलता है, बिरमा नहर से निकलती है और हमीरपुर से ये उद्गम स्थल है इसका, और हमीरपुर को इससे फायदा होता है मोहदा बांध नहर से। अहरौरा बांध नहर की बात करें तो अहरौरा बांध नहर जो है ये गडई नदी से निकलती है, अहरौरा स्थान से, और इससे फायदा होता है वाराणसी और मिर्जापुर जिले को इससे फायदा होता है। अर्जुन बांध नहर की बात करें तो ये अर्जुन नदी से निकलती है और चरखारी हमीरपुर इसका उद्गम स्थल है, और फायदा किसको होता है? इससे हमीरपुर को फायदा होता है इस बांध नहर से, अर्जुन बांध नहर से। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? शारदा सहायक नहर परियोजना, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, गोकुल बैराज परियोजना या पथरई बांध परियोजना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गोकुल बैराज परियोजना इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्र नदी घोषित किया गया है? गंगा नदी को, गोदावरी नदी को, कृष्णा नदी को, नर्मदा नदी को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्र नदी घोषित किया गया है। ये तो सभी जानते होंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? गंगा, सरयू, यमुना, रामगंगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यमुना। तो हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? यमुना नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, पेरियार नदी? तो अभी हमने देखा था माता टीला परियोजना किस पर स्थित है? बेतवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? राजघाट बांध यमुना नदी पर है कि नहीं ये बताना है। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर है कि नहीं। रेहंद बांध रेहंद नदी पर है कि नहीं। माता टीला बेतवा नदी पर है कि नहीं। तो बताइए कौन सा इसमें से गलत युग्म है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, राजघाट बांध, जो कि यमुना नदी पर नहीं है, ये बेतवा नदी पर है राजघाट बांध। और यहाँ पर ये सही हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर है, रेहंद बांध रेहंद नदी पर है, और माता टीला बेतवा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बिठूर गंगा, गोरखपुर राप्ती, जौनपुर सई, कौशाम्बी यमुना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जौनपुर सई। तो जौनपुर सई नदी के किनारे बसा हुआ नहीं है, जौनपुर गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये वाला युग्म जो है सी नंबर का, ये गलत है। अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। जैन धर्म का पवित्र पर्यटन स्थल कंपिल, ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। सूर्यपुत्री किस नदी को कहा जाता है? तो यमुना नदी को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी का प्रवेश कहाँ से होता है? तो सहारनपुर के फैजाबाद से यमुना नदी का उत्तर प्रदेश में प्रवेश होता है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? तो 19 जिलों से होकर बहती है यमुना नदी। यमुना नदी की उत्तर प्रदेश में कुल लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर है। घाघरा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? तो घाघरा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? लखीमपुर खीरी तथा बहराइच की सीमा से यह प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। घाघरा नदी लखीमपुर खीरी तथा बहराइच की सीमा से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। घाघरा नदी को अयोध्या में क्या कहते हैं? घाघरा नदी को अयोध्या में सरयू नदी कहते हैं। घाघरा नदी को ही अयोध्या में सरयू नदी कहते हैं। रामगंगा नदी प्रदेश के किस स्थान में प्रवेश करती है? तो रामगंगा नदी बिजनौर जनपद के कालगढ़ के निकट से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। काली नदी प्रदेश के किस स्थान में प्रवेश करती है? तो ये पीलीभीत जिले से प्रवेश करती है काली नदी। गोरखपुर की शोक नदी, गोरखपुर की शोक नदी किसे कहते हैं? तो किस नदी को गोरखपुर का शोक माना जाता है? राप्ती नदी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। तो भारत के किस राज्य में सबसे सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सिंचाई नलकूपों से होती है। निम्न में से
कौन सी सबसे लंबी नहर है? तो निम्न में से कौन सी सबसे लंबी नहर है ये तो बताना है आपको। पूर्वी यमुना नहर, शारदा नहर, निचली गंगा नहर या ऊपरी गंगा नहर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शारदा नहर। तो शारदा नहर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। और कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर है। इसका निर्माण 1830 में हुआ था। पूर्वी यमुना नहर के द्वारा कौन से जनपदों में सिंचाई की जाती है? मेरठ, हापुड़, शामली, सहारनपुर, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर। ये आदि इतने सारे जिले हैं, इनमें पूर्वी यमुना नहर के द्वारा ही सिंचाई की जाती है। अब मैं अगर बात कहूँ आपसे एक और कि जो पूर्वी यमुना नहर है इसका निर्माण किसने करवाया था, तो ये आपको बताना है। बताइए कि पूर्वी यमुना नहर का निर्माण किसने करवाया, ये आपको बताना है। जब तक और क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्वी यमुना नहर कहाँ से उद्गमित होती है? तो सहारनपुर जिले में फैजाबाद से इसका उद्गम होता है। पूर्वी यमुना नहर की कुल लंबाई कितनी है? 14 से 40 किलोमीटर है। ऊपरी गंगा नहर कहाँ से निकली गई है? तो ये हरिद्वार के निकट से निकाली गई है। ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार के निकट से निकाली गई है। ऊपरी गंगा नहर से लाभान्वित होने वाले जनपद कौन कौन से हैं? गाजियाबाद, एटा, मथुरा, मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, इटावा, मुजफ्फरनगर, कानपुर, मैनपुरी और फतेहपुर। ये आदि जनपद हैं जिनको कि ऊपरी गंगा नहर से लाभ प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है? तो जैसे कि ये नदी है गंगा नदी, तो इसके दाहिने यानी कि दाहिने किनारे पर नहीं है। दाहिने किनारे पर नहीं है तो ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है आपके इलाहाबाद, हरिद्वार, वाराणसी या कानपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हरिद्वार। तो ये दाहिने किनारे पर नहीं है, ये बाएं किनारे पर है। हरिद्वार जो है वो गंगा नदी के बाएं किनारे पर है और बाकी के इलाहाबाद, वाराणसी और कानपुर ये सारे के सारे जो शहर हैं ये गंगा नदी के दाहिने किनारे पर बसे हुए हैं। राप्ती नदी प्रदेश के किन जनपदों से होकर बहती है? तो राप्ती नदी श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर और गोरखपुर इन आदि जनपदों से होकर बहती है। गोमती नदी प्रदेश के किन जिलों से होकर बहती है? पीलीभीत, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर आदि जिलों से होकर बहती है। काली नदी उत्तर प्रदेश के किस स्थान में यमुना नदी में मिल जाती है? तो ये जगमनपुर, जालौन के निकट जगमनपुर में ये यमुना नदी से मिल जाती है। काली नदी यमुना नदी से जगमनपुर, जालौन के निकट मिल जाती है। टॉन्स नदी प्रदेश के किस स्थान में गंगा नदी से मिलती है? तो टॉन्स नदी गंगा नदी से किस स्थान पर मिलती है? तो प्रयागराज के सिरसा स्थल पर जाकर ये मिल जाती है गंगा नदी से। केन नदी के किस स्थान में प्रवेश करती है? तो केन नदी उत्तर प्रदेश में किस स्थान से प्रवेश करती है? तो बांदा जनपद से प्रवेश करती है केन नदी उत्तर प्रदेश में। स्वर्ण नदी किस नदी को और कहा जाता है? तो सोन नदी को ही स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? संत कबीर नगर, फैजाबाद, गोंडा या उन्नाव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संत कबीर नगर में स्थित है बखीरा पश्चिम बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? चंद्रप्रभा, किशनपुर, हस्तिनापुर या रानीपुर। तो यहाँ पर वन्यजीव विहार की बात हुई है, तो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल पक्षी विहार कितने हैं? तो 14 पक्षी विहार हैं। उत्तर प्रदेश में कुल वन्यजीव विहार कितने हैं? तो 12 हैं। उत्तर प्रदेश में कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? तो एक राष्ट्रीय उद्यान है जो सब आप जानते होंगे, दुधवा नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश में कुल बाघ संरक्षण केंद्र कितने हैं? तो 4 हैं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दुधवा, जो कि लखीमपुर खीरी में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 490 वर्ग किलोमीटर है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब की गई थी? तो 1987-88 ईस्वी में की गई थी। प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? सबसे बड़े पक्षी विहार की बात करें तो ये कौन सा है? लाख बहोसी पक्षी विहार है। ये कहाँ पर है? कन्नौज में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी। प्रदेश का पहला पक्षी विहार कौन सा है? तो नवाबगंज चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, जिसकी स्थापना 1984 में की गई थी और ये उन्नाव में है। ये सबसे पहला पक्षी विहार है उत्तर प्रदेश का।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम की सीमित भंडार की खोज की गई है? बांदा, ललितपुर, सोनभद्र या हमीरपुर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ललितपुर। तो ललितपुर में हाल ही में यूरेनियम की सीमित भंडार की खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? तांबा एवं ग्रेफाइट, लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट, रॉक फॉस्फेट तथा डोलोमाइट या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रॉक फॉस्फेट तथा डोलोमाइट। रॉक फॉस्फेट तथा डोलोमाइट उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? चूना पत्थर, अभ्रक, बॉक्साइट या बलिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अभ्रक। तो अभ्रक एक खनिज है जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता। अब देख लेते हैं कुछ खनिजों के बारे में देख लेते हैं। जिप्सम कहाँ पाया जाता है उत्तर प्रदेश में? झांसी, हमीरपुर में पाया जाता है। यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है। संगमरमर ये मिर्जापुर, सोनभद्र में पाया जाता है। एस्बेस्टस ये मिर्जापुर और झांसी में पाया जाता है। हीरा बांदा और मिर्जापुर में पाया जाता है। सोना शारदा एवं रामगंगा के रेत में, और परसोई क्षेत्र चकोरिया चरका जो कि सोनभद्र में इलाके हैं यहाँ पाया जाता है। और ललितपुर के बेरवार इलाके में पाया जाता है सोना। सैंडस्टोन की बात करें तो मिर्जापुर, सोनभद्र और ललितपुर वाले इलाके में पाया जाता है सैंडस्टोन। डायस्पुर की बात करें तो डायस्पुर झांसी, महोबा, ललितपुर, हमीरपुर के इलाकों में पाया जाता है डायस्पुर। ग्रेनाइट की बात करें तो ग्रेनाइट ललितपुर, बांदा, झांसी, हमीरपुर, महोबा और सोनभद्र इलाके में पाया जाता है। चूना पत्थर की बात करें तो गुरमा, कनाच, बापूहारी ये दोनों इलाके कहाँ पर हैं? मिर्जापुर में। तथा गुरमा, बलुआ, बिल्ली और कजरहाट ये कहाँ पाए जाते हैं? सोनभद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समसपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? रायबरेली, उन्नाव, प्रतापगढ़, जिप्सम? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रायबरेली। तो रायबरेली में पाया जाता है समसपुर पक्षी विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वृक्षों में कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? बबूल, नीम, अमलतास या यूकेलिप्टस? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यूकेलिप्टस। तो यूकेलिप्टस जो वृक्ष है यह पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? गाजियाबाद, गोंडा, रायबरेली या उन्नाव? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उन्नाव। तो नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? उन्नाव में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? सांडी पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, समान पक्षी विहार या सूर सरोवर पक्षी विहार? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नवाबगंज पक्षी विहार। यह पक्षी विहार पहला ऐसा पक्षी विहार जिसकी स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? समान पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, लाख बहुसी पक्षी विहार, सांडी पक्षी विहार? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लाख बहुसी पक्षी विहार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब कुछ पक्षी विहारों के बारे में जान लेते हैं। प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? तो सेखा पक्षी विहार सबसे छोटा है और ये कहां पर है? अलीगढ़ में है। प्रदेश में प्राणी उद्यान की स्थापना कब की गई थी और कहां पर की गई थी? तो कानपुर में की गई थी। कानपुर और लखनऊ में की गई प्राणी उद्यान की स्थापना। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कहां पर खोला गया? तो ग्रेटर नोएडा में खोला गया। प्रदेश में बब्बर शेर प्रजनन केंद्र कहां स्थित है? तो इटावा में है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कहां पर है? तो सबसे छोटा है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। और छोटे पक्षी विहार की बात करें तो सेखा पक्षी विहार है। और वन्यजीव की बात करें सबसे छोटे की तो ये कहां पर है? ललितपुर में महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। अब रानीपुर वन्यजीव विहार की बात करें तो ये कहां पर है? चित्रकूट में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1970 में हुई थी। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहां पर है? ललितपुर में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1977 में की गई थी। चंबल वन्यजीव विहार कहां पर स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है, इटावा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न जनपदों में कौन सर्वाधिक वन आच्छादित है? लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, पीलीभीत या चित्रकूट? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सोनभद्र। तो सोनभद्र में सर्वाधिक वनाच्छिद है। अब देख लेते हैं कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल वन आवरण कितना है?
6.88% है। कहा जाए तो 14,805.65 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में कुल वृक्ष आवरण कितना है? तो वृक्ष आवरण की बात करें परसेंटेज में तो वृक्ष आवरण है 3.048% और 7,300 वर्ग किलोमीटर है। वन आवरण की बात करेंगे तो एक जगह पर जो वृक्ष होते हैं तो उनको कहते हैं वन आवरण, और जगह जगह पर वृक्ष होते हैं उसको कहते हैं वृक्ष आवरण। उत्तर प्रदेश में वन एवं वृक्षाधान कितना है? 9.198% है। अब बात करें उत्तर प्रदेश में कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र कितना है? 6.88% है। सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। मतलब घने जंगलों वाला एरिया कौन सा है? लखीमपुर खीरी। प्रदेश में सर्वाधिक खुले वन वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो वो भी सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? भदोही है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र। प्रतिशत में बात करें तो कौन है? सोनभद्र। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल की बात करें तो सोनभद्र। खुले वन क्षेत्रफल की बात करें तो सोनभद्र। और जब सघन वन क्षेत्रफल की बात करें तो कौन है? लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का पहला वन ग्राम कौन सा है? तो बेलहत्ती ग्राम जो कि सोनभद्र में है, ये उत्तर प्रदेश का पहला वन ग्राम है। सामाजिक वानिकी योजना कब चालू की गई थी उत्तर प्रदेश में? तो 1979 से लेकर 1980 में की गई थी। उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना ये कब चालू हुई थी? ये चालू हुई थी 1998 में। हरित पट्टी विकास योजना कब चालू हुई थी? 2012-13 में चालू हुई थी। ऑपरेशन ग्रीन योजना कब चालू हुई थी? 2001 में चालू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है? NH4, NH8, NH2 या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, NH2। NH2 को NH19 भी कहा जाता है। NH2 को NH19 भी कहा जाता है। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? NH2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे निम्न में से कहां से नहीं गुजरती है? तो यमुना एक्सप्रेसवे जो है वो कहां से नहीं गुजरता, ये बताना है आपको। गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, हाथरस या मथुरा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हाथरस। तो यमुना एक्सप्रेसवे हाथरस से होकर नहीं गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे निम्न में से कहां से होकर नहीं गुजरता? कानपुर नगर, हरदोई, फिरोजाबाद, कन्नौज? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कानपुर नगर। तो जो लखनऊ आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है ये कानपुर नगर से होकर नहीं गुजरता है। तो इसी के साथ आज के हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और टोटल मिलाकर हमारे 150 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये वीडियो मेरा बनाने का पर्पज है टोटली आपको यूपी जीके में ट्रेंड करा देना, और एकदम कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप इसको करते हो, क्योंकि मैं इसमें बीच में फैक्ट्स भी डालता हूं जो भी उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होते हैं, जिससे कि आपका पूरा स्टैटिक कवर हो जाए। तो ऐसी वीडियो देखते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इसलिए चैनल को ग्रोथ कराने में मदद करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।